आइए, आज हम आए हैं यहाँ पे ओएसिस जन सहयोग सबका अस्पताल, और यहाँ पे आज कैंप लगा हुआ है फ्री चेकअप के लिए। ये आँखों के लिए गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी आज 10 तारीख का कैंप लगा हुआ है यहाँ पे सबका अस्पताल में। हमारे बीच में बहुत ही जाने माने डॉक्टर प्रोफेसर हमारे बीच में है। और ज़रा एक मिनट दे दो जल्दी पर यहाँ रखेंगे। और आज ये फ्री कैंप चला हुआ है यहाँ पे सबका अस्पताल। तो देख रहे हैं हम। आइए डॉक्टर साहब के नाम जानते हैं। डॉक्टर साहब मालिक आ जाओ, सभी बैठो यार। उधर पीछे खड़ा हो, पीछे नहीं, सारे उधर ही होना है। हाँ हाँ सर, शुरू हो गया। अभी सब आए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है हमारे बीच में। आए हुए अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, ट्रेड यूनियन के लोग, आम नागरिक। मेरा नाम राजेंद्र सिंह सरोवा है। ये जो आज का आयोजन है, ये ओएसिस जन सहयोग समिति द्वारा किया गया है। मैं उस समिति का सेक्रेटरी हूँ। असल में ये विचार हमारा नहीं है, ये विचार बहुत सारे लोगों का है। इस विचार के पीछे है एक गरीब आदमी, एक सामान्य आदमी, एक मध्यम दर्जे का परिवार, एक मध्यम दर्जे से भी ऊपर का परिवार विलिंगली बीमार होना इच्छित नहीं रखता। 40 लाख की आबादी सेंसस में गुड़गांव की है। विलिंगली 4000 लोग हैं जो किसी भी हॉस्पिटल को अफोर्ड करने की क्षमता रखते हैं। 39,96,000 लोग वो किसी पॉलिसी पे होंगे, किसी बीमा पे होंगे, मकान बेचने के लिए होंगे, कर्ज लेकर इलाज कराने के लिए होंगे। ये आकलन मैंने पिछले 25-30 सालों में अलग अलग संगठनों में काम करते हुए महसूस किया। मैं एक बार ट्रेड यूनियन में सेक्रेटरी था, CIQ प्लेटफार्म है, उसमें हमारी एक एसोसिएशन है जो MRI डॉक्टर्स के पास दवाई के बारे में जो जाते हैं बताते हैं। मैं उसका इंचार्ज था। तो दवाई का जो घमासान है, इस पर हम बातचीत सुनते थे, और हम उन साथियों को जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर थे, हम उनसे ये समझते थे कि आखिर जब आदमी बीमार होता है तो उसको दवाई लेनी ही है। फिर आप लोगों का क्या उपयोग है? क्यों आप इतना भारी भरकम थैला लेकर के सुबह से शाम तक डॉक्टर के कैबिन में आपको रोका भी जाता है और फिर आपको जाना पड़ता है? ये है क्या चीज़? तब हमें ये समझ में आया कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां वो स्वास्थ्य के क्षेत्र के काम के लिए नहीं है। वो अपने मुनाफे को मजबूत और मजबूत और मजबूत करने के लिए काम करती है, और वो ये जो MR हैं इनकी भर्ती करती है। ये मार्केटिंग का उनका स्ट्रेटजी है। क्योंकि हम ट्रेड यूनियन के लोग थे और हम मजदूर वर्ग के साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में यह आया, ऐसे में मजदूर का इलाज क्यों नहीं होता। ये बात यहाँ से शुरू होगी कि ये जो कंपनियां हैं
ये जो मुनाफा कमाती है, ये जो डॉक्टर्स ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचने पे मजबूर होते हैं। तो ये जनता के बीच में कैसे हम पहुँचे, क्या जरिया हो सकता है, कैसे हम इस दवाई के कारोबार को स्वास्थ्य की ज़रूरत के साथ साथ मुनाफे की चीज़ के बीच में एक रिश्ते को बता पाएँ। तो ये लंबे समय से हमारे दिमाग में चलता रहता था। हम सोचते और संसाधन के बिना हम वहीं पे फिर बैठ जाते। तो फिर यहाँ पर गुड़गांव जल मंच एक संगठन बना, मेरे को उसमें भी काम करने का मौका मिला। वहाँ से मुझे समझने का मौका मिला कि बहुत सारी बीमारियाँ पानी के चलते हैं, पानी पीने का नहीं है उसके चलते हैं, पानी स्वच्छ नहीं है उसके चलते हैं, पानी में ही जो घालमेल है उसके चलते बहुत सारी बीमारियाँ हैं। ऐसे ही फिर एक संगठन जन स्वास्थ्य पे काम कर रहा था, उससे संगठन में भी मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ जाकर के ये पता चला कि ये सब व्यापार हैं और इन सारे व्यापारों में पानी का व्यापार तो और सारे कारोबारों से भी बड़ा हो गया। पानी अब उपलब्ध ही नहीं होगा हम लोगों के लिए, और उपलब्ध भी होगा तो आय के जो सबसे कम आय वर्ग है उसको पानी पे सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसको इस तरह से देखने की जरूरत है। एक सामान्य जो मजदूर है उसको 10,000 से 15,000 रुपये मिलते हैं और पानी की बोतल वो भी 40 रुपये की लेता है। एक प्रोफेसर को 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपये मिलते हैं, पानी की बोतल वो भी 40 रुपये की लेता है। तो किसका खर्चा ज़्यादा है? मूलभूत सुविधा पे वो गरीब आदमी का है। इसको हमने एक बार रेखांकित करते हुए इस एजेंडे को लिया और हमने ये महसूस किया कि जो सामान्य आदमी है वो इतनी पेमेंट करता है और जो जिनकी पहुंच में चीज़ें हैं वो भी उतनी पेमेंट करता है। फिर ये जो अंतर है इसको कैसे समझा जाए और इसको हम कैसे एक जनता के मुद्दे के रूप में आगे लेकर आए। तो हमने फिर ये हमारे साथ सामान्य जो कोविड का काल था, तो कोविड काल में हम लोगों ने मजदूर वर्ग के लिए एक रसोई चलाई थी। तो उसमें काफ़ी सारे प्रोफेसर, एमडीआई से प्रोफेसर रोहित प्रसाद जी हैं, वो हमारे साथ उस कैंप पे जुड़े। डॉक्टर अब्रोज सर हैं, उनकी गाइडेंस में हमने उस रसोई को बनाया था, चलाया था। और काफ़ी सारे लोग समाज के अंदर अलग अलग जो वर्ग थे, उस वक्त गुरुद्वारा की भी रसोई को एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया। तो रेड क्रॉस को काम दिया कि वो खाना सप्लाई करे, लेकिन हम जब रेड क्रॉस के किचन में गए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। जब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई तो हमने तत्कालीन उपायुक्त महोदय अमित खत्री थे और उस समय के जो कमिश्नर नगर निगम थे चौहान सर, उनसे हमने कहा कि ऐसे आप दे नहीं पाएंगे और आप किसी को देने नहीं देंगे, ये हम मंजूर नहीं करते और हम ज़बरदस्ती अपनी रसोई चलाएंगे, आपको जो कानून लागू करना करिए। वो फिर दबाव में आ गए। तो हमने वो रसोई जब चलाई तो शहर के कुछ लोग जो काम करना चाहते थे, लोगों को भूख से मरने से बचाने के काम में आना चाहते थे, वो हमारे संपर्क में आए। उनमें से एक संस्था थी सबका सहयोग सोसाइटी, उसने हमारा सहयोग किया खाना बांटने में। हम लगभग उस समय में जो हमारा आंकड़ा है, बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें हमने 40,000 एक किचन से पर डे 40,000 मील हमने खाना मुहैया कराया। और वो डाटा हमारे पास है, किसी को कभी डाटा की ज़रूरत हो तो हम उसको जनता के हित में देने को तैयार है। कोई काम करना चाहेगा तो वो करे। मैं मतलब ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो सब काम करते हुए जो लोग हमारे संपर्क में आए, उनने फिर बाद में, कोविड के बाद में हमसे मिलकर के ये कहा कि आप और क्या सोचते हो। हमने हमारे दिमाग में जो चल रहा था, जो स्वास्थ्य को लेकर चल रहा था, हमने उनके साथ वो शेयर किया। जब हमने उनके साथ शेयर किया तो उन्होंने यहाँ पर एक क्लिनिक शुरू करने की बात मान ली और उन्होंने हमारे यहाँ पर एक क्लिनिक की शुरुआत की। वो क्लिनिक 30 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था और विधिवत वो अब चल रहा है। उसी का ये अगला संस्करण है। इसके बाद
उस क्लिनिक को करते हुए हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में जो स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं प्रोफेसर, हमने उनसे संपर्क किया। उनमें एफडीआई से प्रोफेसर वनीता जी हैं, वो स्वास्थ्य पे काम करती हैं। हमने जनवादी महिला समिति के नेतृत्व से बात की कि भाई महिलाओं में एनीमा की बीमारी रहती है, कुपोषण की बीमारी बच्चों में रहती है, हम इन सारी चीज़ों को कैसे दूर करें। हमने CITU स्टेट से बात की, क्योंकि ट्रेड यूनियन अगर इंडस्ट्रियल हब है तो इंडस्ट्रियल हब में मजदूर ही होगा, तो हमने उन सब लोगों से बात की। उनसे बात करने के बाद हम इस मामले में यहाँ तक सोचे कि हम चैरिटेबल संस्थाओं का हमने अध्ययन किया। चैरिटेबल संस्थाओं में ये पाया गया कि वहाँ पर कंपनियों से जेनरिक दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों का मूल्य 20 रुपये, मेरे पास भी एक बिल आया था, 16 रुपये मूल्य था, 96 रुपये में दवाई बेची जा सकती है और 48 रुपये में बेचकर हम 50% डिस्काउंट से दवाई लूट सकते हैं। तो मैंने उस मॉडल को खारिज किया, हम नहीं करेंगे ये काम, हम करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो फिर जनता के साथ कोई ठगी नहीं करेंगे। ये फिर ओएसिस जन सहयोग समिति का मुख्य एजेंडा बना, और हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रजिस्ट्रेशन हमने क्लिनिक का कराया, उसमें साफ लिखा हम जनता के सहयोग से चलेंगे, जनता का ही हॉस्पिटल है, जनता के लिए ही है, और ये 40 लाख बनाम 4000 लोगों का मामला है। 40 लाख में से 4000 जो जा सकते हैं वो कहीं भी इलाज कराएं, बीमार भी। मैंने कई हॉस्पिटलों में घूमकर के सर्वे किया, डॉक्टर हैं इस शहर में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन क्लिनिक में एक ही डॉक्टर का नाम कई सारे क्लिनिक के उस लिस्ट में देखा मैंने, और वहाँ पर मरीज़ कहीं भी मैंने बहुत ज़्यादा मरीज़ देखे नहीं। तो ये पाया कि बीमार भी 4000 ही होते होंगे, तो क्या 36 लाख 39 लाख 96 हज़ार लोग 4000 बीमार होने वाले लोगों का इलाज कराने की जिम्मेदारी ले सकते हैं? इस विचार को लेकर हम आगे चलेंगे। ये विचार ही आगे हमने काम में लेना है कि जो लोग हैं जो बीमा पे डिपेंड करते हैं, जो कर्ज पे डिपेंड करते हैं, जो एक बीमारी आने पे ही ऊपर से नीचे के पायदान पे आ जाते हैं, वो सारे जागरूक होकर वो मिल कर के मोहल्ला स्तर पर हमने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए 2 पैटर्न पर भारत सरकार को हेल्थ इशू पे सलाह देने वाले एक संगठन है पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क, उनकी जो हेड है, जो भारत सरकार को स्वास्थ्य नीति पर गाइड करती हैं और वो उसकी मेंबर हैं, मैं उनसे भी मिला, डॉक्टर प्रोफेसर वंदना प्रसाद, उनसे मैं मिला, उनको मैंने अपना जो ये विचार दिया, उसमें हमने एक एडवांस विचार भी दिया। जैसे आशा वर्कर हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर हैं, वो कुछ चीज़ों को सर्व करते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारी चीज़ें वो एड्रेस नहीं हो रही हैं। हम इस संगठन के माध्यम से जो उनमें कमियां रहती हैं उनके प्रतिपूरक के रूप में इसको लेंगे। हम उनके विरोध में नहीं हैं, हम उनकी मुखालफत भी नहीं कर रहे। उनके पास जो रिसोर्स है वो अपने रिसोर्स के क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। सरकार उनको जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है वो एक पैटर्न है, लेकिन ये स्वतंत्र है, ये स्वायत्त है। तो यहाँ हम पॉलिसी को, पब्लिक पॉलिसी के जो प्रोफेसर हैं रोहित प्रसाद जी, हम उनसे लगातार इस पर बात करते रहते हैं, और पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम और नाम है डॉक्टर दिनेश अब्रोल, जो साइंटिस्ट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, उनके भी गाइडेंस हमारे को मिलती रहती है। तो हमने इस मॉडल में ये रखा कि हम आंगनबाड़ी के पैरेलल एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करेंगे। लेबर में हम कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने बच्चों को साथ में लेके जाता है, और कंस्ट्रक्शन साइट पर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मकान बनवाए होंगे, उनके बच्चे वहीं खेलते रहते हैं, और वो खेल में कब मिस्त्री और मजदूर बन जाते हैं हम अंदाज़ा भी नहीं लगाते कि एक नागरिक समाज के निर्माण में हम कितने बाधक हैं। हमने उनको एड्रेस ही नहीं किया, उन बच्चों को हमने सोचा ही नहीं कि ये भी अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो हम इसको लेकर आते हैं कि हम इसमें एक स्कीम बनाएंगे। उस स्कीम का नाम हमने जो सोचा है, आप लोगों को भी हम इस पर सुझाव के लिए इसको खुला रखते हैं, कोई बंद नहीं है ये आइडिया। हमने इसमें नाम दिया चेतन, CHETAN,
सी से चाइल्ड, एच से हेल्थ, ई से एजुकेशन, एजुकेशन ट्रेनिंग के बिना पूरी नहीं होती, टी से ट्रेनिंग, और चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन और ट्रेनिंग भूखे पेट नहीं हो सकती। अगले जो ए एन शब्द है, एडिकेट न्यूट्रिशन, हम एडिकेट न्यूट्रिशन का इंतजाम करेंगे, और एडिकेट न्यूट्रिशन जब बच्चे को मिलेगा, यानी कि पोषक खाना जब उसको मिलेगा, तो वो शिक्षा की बात सोच पाएगा। और इसके लिए हम जो आइडिया रखते हैं वो ये है कि हम उस बच्चे को काम पर जब माँ बाप जाएँ, वो हमारे सेंटर में जहाँ हम कर पाएंगे वहाँ पर वो उसको छोड़ के जाएं, और जब तक वो वापस नहीं आएंगे काम से लौटकर, तब तक हमारी जिम्मेदारी, हमारी कस्टडी और उसका पूरे दिन का एक डाइट चार्ट बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल तरीके से, जो बच्चों को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, WHO की ओर से एक मानक तय है, हम उस पर काम करने की कोशिश इसमें करेंगे। इस काम को हम पब्लिक के साथ कैसे जोड़ें, ये भी एक मुद्दा है। इसको लेकर के हमने एक कॉन्सेप्ट रखी है, जो इसमें काम करेंगे कार्यकर्ता, उसको एक नाम देंगे। उस नाम को हम इस तरह से देखते हैं, जैसे आशा है, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर है, इसी तरह से हमने इसमें सोचा हम इसमें ऊषा रखेंगे। ऊषा का मतलब यू अर्बन, एस सैनिटेशन, एच हेल्थ एक्टिविस्ट, हम ऊषा नाम देकर एक व्यापक समाज के अंदर एक कार्यकर्ता की पहचान, जो अपने आसपास के मोहल्ले के साफ सफाई से लेकर और बीमारियां होने तक की चीज़ों का डाटा कलेक्ट करे, और एक जीवंत ऑर्गेनाइजेशन आप सब लोगों के सहयोग से हम चला पाएँ, हम कर पाएँ, और एक बेहतर नागरिक हम इस देश को दे पाएँ, और एक बेहतर समाज का निर्माण हम कर पाएँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज हमारे बीच में बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर्स आए हैं, जिनमें रिटायर्ड सिविल सर्जन गुड़गावा रहे हैं हमारे RP दहिया जी, NPS वर्मा जी जो ENT के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी डिप्टी सिविल सर्जन और मलेरिया ऑफिसर यहाँ रहे हैं। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर वनीता जी जो हेल्थ में काम करती हैं। हमारे पास MDI में MBBS के बाद की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर्स भी आए हैं। डॉक्टर गुरलीन कौर हमारे बीच में आई हैं, डॉक्टर दीपांशु हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर मौलिक प्रजापति हमारे बीच में आए हैं, एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ, और डॉक्टर मुकेश रामपाल जी जो चर्म रोग विशेषज्ञ गुड़गावा सिविल हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहे हैं, और वो आज आपके बीच में आपकी सेवाओं के लिए हमारे बीच में आए हैं। हम उन सब का यहाँ तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दीपांशु हमारे बीच में है। दीपांशु ने ही MDI को कोऑर्डिनेट करने का स्टूडेंट के बीच में जिम्मा लिया है, और मैं इनकी बहुत तारीफ करूँगा। विद्यार्थी, और वो भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी, और वो सोशल कॉज पर अपना समय देंगे, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, ये काबिल तारीफ है। और मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए हमारे बीच में जन स्वास्थ्य अभियान से आए हैं डॉक्टर सतनाम जी, प्रोफेसर साहब, वो भी उन्होंने एक एजेंडा लिया है। अभी एक मीटिंग हुई है, नॉर्थ स्टेट जो है, हिमाचल की, राजस्थान की, पंजाब की, JNK की, UP की, हरियाणा की, एक मीटिंग हिमाचल में हुई है। जिंदल यूनिवर्सिटी उसमें कोलैबोरेट कर रही है, और स्वास्थ्य को कानून का अधिकार मिले, इस पर ये लोग काम कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट के लिए ये भी आए, उसके बाद फिर प्रोफेसर अब्रोल सर वो अपना बातचीत रखेंगे, और हम फिर विधिवत ये कैंप हमारे बीच में जीविका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं 10वीं के 12वीं के, उनको स्किल प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनिंग करवाते हैं, और उनकी 100% अभी तक का जो उनका रिकॉर्ड है 100% प्लेसमेंट वो अपने कैंपस से ही करवाते हैं इंडस्ट्री में। वो मुझे मिले त्रेहन सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। CITU की ओर से कॉमरेड सतबीर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्टेट के पूरे हरियाणा के नेता हैं, तो गुड़गावा की आवाज़ पूरे हरियाणा के लोगों में मिलेगी। हमारे बीच में जनवादी महिला समिति हरियाणा की प्रदेश महासचिव उषा जी आई हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत
धन्यवाद है, क्योंकि महिला संगठनों के बिना हम इस कार्यक्रम को नहीं पूरा कर पाएंगे। वो हम उम्मीद करते हैं उषा जी से। रिटायर्ड कर्मचारियों के भी स्टेट के नेता अशोक शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं, और मेरा मूल संगठन ब्राउन रेडी पटरी फेरी कमेटी, जिसमें मैं हर रोज़ काम करता हूँ, उसके कार्यकर्ता, उसके वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच में है, प्रधान जी हमारे बीच में। सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, खास बात है कि हमारे बीच में एक सीए भी है, जिनका काम ही सारा दिन पैसों को इधर उधर समझाने बताने का है। वो भी सोशल कॉज के लिए कुछ देर के लिए अपना समय देने आए हैं। इसी से जाहिर होता है कि हम मल्टीपल लोग हैं, और मल्टीपल लोग मिलकर के एक नई सोसाइटी का जो हम निर्माण करेंगे, वो हमारे देश का भविष्य होगी, और हम बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर भारत के लिए बेहतर निर्माण करेंगे। मैं डॉक्टर सुनाम जी से जरूर चाहूँगा कि वो 2 मिनट के लिए आएँ, और जन स्वास्थ्य अभियान जो पूरे देश का संगठन है, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर हैं, वो क्या